नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खुलता है कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खुलेगा। 2000 के नोट बंद करने की सबसे बड़ी वजह क्या है? लोग पूछ रहे हैं कि क्यों बंद हुआ 2000 का नोट। आरबीआई, नरेंद्र मोदी सरकार क्या सोच रहे थे? सबसे बड़ी वजह क्या है वो आपको बताऊंगा। आपके 2000 के नोट का अब क्या होगा? बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि कैसे बदलना है, क्या करना है, चलता रहेगा क्या, क्या मतलब, एक में कितने बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। हर सवाल का पक्का जवाब आपको यहां पर मिलेगा। 2000 की नोटबंदी का 2024 के चुनाव से क्या कनेक्शन निकला, आज आपको यह भी बताऊंगा। अच्छा, यहां नोटबंदी और वहां युद्धबंदी, पीएम मोदी के डबल एक्शन का चैप्टर भी लेकर आया हूं। जापान में पीएम मोदी की वो मुलाकात जिससे चीन के तोते उड़ रहे हैं, उस मुलाकात के बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा बेबस शाहरुख खान व्हाट्सएप मैसेज करके किससे रहम की भीख मांग रहे थे, वो व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाऊंगा। पीएम मोदी के खिलाफ चला एक और बड़ा एजेंडा कैसे फेल हो गया, ये बताऊंगा। आखिर में बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, अब धरती पर नहीं अंतरिक्ष में जाकर शादियां हुआ करेंगी। स्पेस में भाई, चांद तोड़कर नहीं लाना है। अब कहते हैं ना कि चांद तोड़कर लाऊंगा, नहीं भैया, चांद छोड़ो, चांद के पास जाकर शादी हुआ करेगी। और पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में शादी करनी है तो कितना नोट ढीला करना पड़ेगा, आज आपको यह भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहली क्लास। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की कार्बन डेटिंग जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिवलिंग जैसी आकृति के साइंटिफिक सर्वे और कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इस मामले की अब अगली सुनवाई 7 अगस्त को। उमेश पाल मर्डर केस में फरार चल रही माफिया शाइस्ता परवीन की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पुलिस ने शाइस्ता के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके बाद शाइस्ता के प्रॉपर्टी जब्त करने का रास्ता साफ हो जाएगा। 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन के खिलाफ यह 7वां केस होगा। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूरा रिकॉर्ड मांगा है। आईएएस अफसर जी कृष्णैया की हत्या के केस में उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन की रिहाई के लिए बिहार सरकार ने कानून में बदलाव किया था, जिसे कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब आगे सुनवाई को टाला नहीं जाएगा। ग्रेटर नोएडा की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हुए शूटआउट पर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक छात्र ने इस शूटआउट को अंजाम देने से पहले एक 23 मिनट का वीडियो भी बनाया था, जिसमें उसने खुद को कैंसर के लास्ट स्टेज में होने की बात बताई और लड़की पर धोखा देकर मानसिक और आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाया। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद उसने छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। लखनऊ के जियामऊ में जमीन हड़पने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उमर की याचिका सुनने से इनकार कर दिया। इस केस में गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे उमर अंसारी ने कोर्ट से केस रद्द करने की गुहार लगाई थी। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें उस विषय का चैप्टर जिसकी चर्चा देश भर में, 2000 के नोटों को बंद करने वाले फैसले का चैप्टर लेकर आया हूं, क्योंकि आज अचानक आरबीआई का यह फैसला आया कि 2000 का नोट बंद किया जा रहा है। लेकिन इस नोट को बंद करने की सबसे बड़ी वजह क्या है, आज आपको यह बताऊंगा। आपके 2000 के नोट का अब क्या होगा, सारे सवालों का पक्का जवाब दूंगा। और 2000 के नोट की नोटबंदी का 2024 के चुनाव से क्या कनेक्शन है, यह भी समझाऊंगा। करीब 7 साल के बाद फिर से देश में नोटों की चर्चा। आपको याद होगा कि नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने टीवी पर आकर कहा था कि 500 और 1000 के पुराने नोट बंद हो गए। तब देश भर में नोटबंदी की चर्चा हुई, नोट की चर्चा हुई। आज फिर से करीब 7 साल बाद देश नोट की चर्चा कर रहा है, लेकिन इस बार नोट 2000 के। हालांकि आज कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जैसा उस वक्त हुआ था,
कि तुरंत इतने बजे के बाद नोट बंद हो गए, यूज में नहीं आएंगे। लेकिन शाम को अचानक खबर आई कि 2000 रुपए के नोट बंद किए जा रहे हैं। इसके बाद कई लोग घबरा भी गए, एक दूसरे को फोन करके पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास भी 2000 का नोट है क्या? मेरे पास तो इतनी पड़ी है, मेरे पास तो गड्डी पड़ी है, अरे मेरे पास तो है ही नहीं। ये पूरी चर्चा चल रही है। लोग जो है वो हमें मैसेज करने लगे कि भाई पाठशाला में एक एक डिटेल दीजिए ताकि हमें पता चले कि 2000 के नोटों का अब क्या होगा। लोग पूछ रहे हैं हमसे कि कैसे 2000 का नोट बदला जाएगा। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में, एक एक सवाल का जवाब आज आपको पाठशाला में दूंगा। अच्छा, कुछ लोगों को यह भी डर है कि कहीं 2016 की नोटबंदी की तरह लाइनें तो नहीं लगानी होंगी। लेकिन हर आशंका और हर सवाल का जवाब आज पाठशाला में आपको डिटेल में मिलेगा, तो आराम से बैठकर ये पूरा चैप्टर देखिए। आपको यह भी बताऊंगा कि 2000 का नोट जब बंद ही करना था तो 7 साल पहले लाया ही क्यों गया था, आज इसका जवाब भी दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको आज आरबीआई का फैसला क्या आया है वो सुना देता हूं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने सर्कुलर जारी किया और कहा कि 2000 के नोट अब सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे। मतलब अब 2000 के नोट जो मार्केट में चल रहे हैं वो धीरे धीरे मार्केट से बाहर कर लिए जाएंगे। और नोट बदलने के लिए 4 महीने का टाइम भी लोगों को दिया गया। ऐसा नहीं कि आपको आज ही जाना है, आज ही बदल लेना है, कल से ये नोट नहीं चलेगा। आपके पास 2000 का नोट है, जाइए इस्तेमाल कीजिए। अब कोई लेगा नहीं लेगा ये बात की बात है। भाई कोई दुकानदार होगा, उसके पास नहीं होगा तो कहेगा लाओ दे दो, मैं 10 बाद में जाके बदल दूंगा, तो वो ले भी सकता है। ऐसा नहीं कि 2000 के नोट चलने बंद हो गए, अभी चलेंगे। बदलने के लिए भी 4 महीने का टाइम है। 30 सितंबर तक नोटों को बैंक में जाकर बदल सकते हैं या फिर अपने अकाउंट में जमा भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास 2000 के 10 से ज्यादा नोट हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक बार में आप बैंक में जाकर 2000 के 10 नोट बदल सकते हैं। यानी आप गए और आपने 10 नोट दिए और कहा भैया इसके बदले 500 के नोट दे दो, 100 के नोट दे दो, तो आप 10 ही नोट 2000 के दे सकते हैं। यानी 20,000 रुपए तक के नोट एक बार में आप बदल सकते हो। लेकिन जमा के लिए कहा जा रहा है कि वो ज्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि जमा तो बैंक के पास हो गया, बैंक अपना हिसाब करता रहेगा कैसे 2000 का क्या करना है, वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इस फैसले के आने के तुरंत बाद से राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने के फैसले पर ट्वीट किया और लिखा कि तथाकथित स्वयंसेवी विश्वगुरु पहले करते हैं फिर सोचते हैं। मतलब वो नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। 8 नवंबर 2016 के तुगलकी फरमान के बाद इतने शोर शराबे से पेश किए गए 2000 रुपए के नोट अब वापस लिए जा रहे हैं। मतलब वो तंज कस रहे हैं कि भाई पहले 2000 का नोट लाए, अब वापस ले लिया। क्यों वापस लिया और क्यों लाए थे, आज इस दोनों का जवाब दूंगा। इसी तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि 8 नवंबर 2016 का भूत एक बार फिर देश को डराने आ गया है। डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी का कदम इस देश के लिए एक बड़ी आपदा बना हुआ है। पीएम ने 2000 के नए नोटों के फायदों पर देश को उपदेश दिया था। आज जब छपाई बंद है तो उन सभी वादों का क्या हुआ? सरकार को इस कदम के पीछे अपनी मंशा साफ करनी चाहिए। सरकार अपने जन विरोधी और गरीब विरोधी एजेंडे को जारी रखे हुए है। उम्मीद है कि मीडिया इस तरह के कठोर कदम पर सरकार से सवाल करेगा। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज। उन्होंने भी वक्त नहीं गवाया। उन्होंने कहा कि 2000 के नोट बंद करने से क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा ये नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि सरकार ने यह फैसला एक्सपर्ट्स की राय पर लिया होगा और यह बिना सोचे समझे लिया गया फैसला नहीं होगा। एक बार उनको सुनिए। देखिए, जो नोटों को रोकने की, चलाने की जो पूरी की पूरी प्रथा है वो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी। जब की थी तो सैकड़ों लोगों की जान गई, लाखों लोगों के काम धंधे बंद हो गए, पूरी की पूरी इकॉनमी जो है ठप हो गई। उसका कोई फ़ायदा ना काले धन में मिला, ना कोई टेररिज्म को रोकने में मिला, ना कोई भ्रष्टाचार को रोकने में मिला। तो ये जो कदम उठाया है, मुझे नहीं पता कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, मगर मैं आशा करता हूँ कि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन पे सरकार काम कर रही होगी। ये कोई जो है नी जर्क रिएक्शन नहीं होगा। अब सौरभ भारद्वाज को ये खुद ही कह रहे कि पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन चूंकि बाइट देनी थी तो उन्होंने दे दी कि भाई एक्सपर्ट से पूछ के किया होगा। अरे भाई एक्सपर्ट से ही पूछ के होता, आरबीआई ने किया है। लेकिन इस राजनीति के बीच आपके लिए यह समझना जरूरी है कि इस फैसले का आम पब्लिक पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, जिसका कि डर दिखाया जा रहा है, क्योंकि 2000 का नोट ही मार्केट में कम है।
अगर नोटबंदी से लेकर अब तक 2000 के नोट का सर्कुलेशन देखेंगे कि मार्केट में कितना 2000 का नोट घूम रहा है, तो इसको अगर आप देख लीजिए, मार्केट में 2000 के नोट, इसको अगर आप देखेंगे, जिसको आप कह सकते हैं कि भाई सर्कुलेशन की बात हो रही है, 31 मार्च 2018 तक 6,73,000 करोड़ रुपए के 2000 के नोट थे। 6,73,000 करोड़ के वैल्यू के 2000 के नोट थे मार्केट में। 31 मार्च 2023 तक ये लगभग घटकर जो है वो आधे हो चुके हैं, यानी 3,62,000, 3 लाख करोड़ जो है मार्केट में वैल्यू के 2000 के वैल्यू के नोट थे, वो जो है वो मार्केट से वापस आ चुके हैं ऑलरेडी। तो मार्केट में ऑलरेडी 3,00,000 करोड़ के 2000 के नोट जो हैं वो हैं ही नहीं, वो बैंक के पास वापस आ चुके हैं। अब ये 3,62,000 करोड़ जो हैं, इनको वापस करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए 4 महीने का वक्त मिला है। 2000 के नोट का सर्कुलेशन कुल नोट में कितना था और अब कितना है वो देख लीजिए। यानी अगर आप देखेंगे 2000 का नोट 2018 में कुल जो नोट मार्केट में थे, कुल नोट का 37% जो है वो 2000 का नोट होता था। मतलब अगर मार्केट में 100 नोट घूम रहे हैं तो उसमें से 37 नोट 2000 के होते थे और बाकी नोट यानी 63% जो हैं वो अलग, कोई 100 का नोट है, कोई 500 का नोट है, इस तरह के नोट होते थे। आज की डेट में 2023 में मार्केट में जो टोटल नोट घूम रहे हैं उसमें से मात्र 10% नोट जो हैं वो 2000 रुपए के, और बाकी 90% नोट वो 2000 से कम के हैं। कोई 500 का है, कोई 100 का है, कोई 10 का है, कोई 20 का है, कोई 50 का है। तो पहले ही मार्केट में मात्र 10% 2000 के नोट है, और इसलिए कहा जा रहा है कि कोई पैनिक होने वाली बात ही नहीं है। एक तो समय मिला हुआ है, दूसरा मार्केट में इतने नोट ही नहीं घूम रहे हैं कि उससे कोई बहुत अद्भुत समस्या खड़ी हो जाएगी। आम आदमी में बहुतों के पास तो 2000 का नोट होगा भी नहीं। कई लोग तो कह रहे हैं उन्होंने बहुत दिनों से 2000 का नोट देखा भी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट से ये नोट कम होते चले गए। 2000 रुपए के नोट वापस लेने के फैसले के बाद अब लोग कह रहे हैं कि फिर से बैंकों में लाइन लग जाएगी, नोटबंदी वाले हालात फिर से देखने को मिल सकते हैं, एटीएम के सामने भी लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी। लेकिन बॉस, 2016 और अब के हालात में बहुत अंतर है। पहले ज्यादातर कैश पेमेंट होता था, इस वजह से एटीएम लाइन में भीड़ दिखती थी। लेकिन 2023 की परिस्थिति क्या है? आज की डेट में एक तो वैसे ही ऑलरेडी जो 2000 का नोट है वो मात्र 10% मार्केट में है, आपके पास ऑलरेडी 90% जो कैश है वो अलग अलग नोट है, तो उससे काम चलेगा। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे 93% जनता जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करती है, डिजिटल पेमेंट करती है। कितने लोग घर से जो है वो नोट लेके, वॉलेट लेके, पर्स लेके चलते ही नहीं है भाई। तो आज की डेट में 2000 का नोट क्या, आप 100 का भी नोट बंद कर दो, 500 का भी नोट बंद कर दो, तो 2016 वाले हालात बन ही नहीं सकते, क्योंकि भाई 93% जनता वैसे भी नोट इस्तेमाल ही नहीं कर रही है। कोई पेटीएम कर रहा है, कोई यूपीआई कर रहा है, कोई फोन पे कर रहा है, अलग अलग एप्स यूज कर रहे हैं लोग। तो इसलिए झूठ मूठ कर लोगों में पैनिक मत क्रिएट कीजिएगा, अरे लंबी लाइन लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वक्त बहुत मिला है। दूसरा, ऐसा नहीं कि आज से 2000 का नोट जो है वो इस्तेमाल में नहीं आएगा, कल भी इस्तेमाल में आएगा, 4 महीने भी इस्तेमाल में आएगा, उसके बाद भी आएगा। उसके बाद क्या होगा वो आगे बताऊंगा। भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन किस तरह से बढ़ा है? 2017-18 में डिजिटल ट्रांजैक्शन की संख्या 2071 करोड़ ट्रांजैक्शन थी, और 2022 में यह बढ़कर 9192 करोड़ ट्रांजैक्शन हो चुकी है। यानी 5 साल में डिजिटल ट्रांजैक्शन लगभग 400% बढ़ चुका है। और अगर आप इसको वैल्यू के लिहाज से देखें, जो 2017-18 में डिजिटल पेमेंट था, 2017-18 में अगर आप देखिएगा डिजिटल पेमेंट वो 1962 लाख करोड़ रुपए का हुआ था। इतने का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ सालाना। और 2022 में अगर आप देखेंगे
डिजिटल पेमेंट को 2022 में, ये बढ़कर जो है वो 3000 लाख करोड़ पर पहुंच चुका है। 3000 लाख करोड़, कहां 1962 लाख करोड़ और कहां 3000 लाख करोड़। 1000 लाख करोड़ बढ़ चुका है। तो इसलिए नोट बंद हो गया, नोट रुक गया, इससे कोई फर्क पड़ने वाला आज की डेट में इंडिया को है। ये डिजिटल इंडिया है, इसलिए ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि उन्हें इस फैसले से फर्क नहीं पड़ता। देश के लोगों की राय क्या है वो भी सुन लीजिए, और वो नेता भी सुन लें जो इस फैसले के सहारे मोदी विरोधी एजेंडा चलाना शुरू कर चुके हैं। फिर आपके सवालों का जवाब दूंगा कि इन 2000 के नोटों को अगर बदलना है, जमा करना है, उसका तरीका क्या होगा, और दूसरे सवालों के जवाब। बहुत सही निर्णय, साहसिक निर्णय लेने में किसी सरकार में हिम्मत नहीं होती थी, और इस सरकार ने साहसिक निर्णय लेने वाली सरकार है। जो निर्णय ले लिया उसके बाद में लोग विश्लेषण करते हैं उसका, तब कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा निर्णय था। भैया क्या सोच रहे हो, 2000 का नोट आता था, अभी कोई देता था 2000 का नोट? हम लोग का नहीं मिलती सर, नहीं मिलती भाई। अब ये बंद हो गया तो डर तो नहीं लग रहा कोई? बंद नहीं हुआ मतलब वापस ले रही है आरबीआई? तो जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। कोई दिक्कत नहीं। जो लोग डंप किए उन्हें परेशानी होगी कि 2000 की नोट बंद हो रही है, अब 500 के नोट रखने में बहुत ज्यादा जगह लेगी, और 2000 की नोट जो रखे थे लोग उसमें जगह कम थी, अब ज्यादा पैसा रखे थे। हाँ, तो जिसके पास भी होगा चेंज कराएंगे, वो चेंज कराएंगे। हाँ, परेशानी होगी आप लोग? परेशानी तो होगा ही सबका, परेशानी तो है। बार बार ये नोटबंदी, नोट चेंज करने में तो पब्लिक को परेशानी होता है। अच्छा, इससे परेशानी होती है? हाँ, तो परेशानी इसको रहेगा जिसका जेब में पैसा 2000 का नोट रहेगा, उसको ना परेशानी। हमने नौकरी करने वाला आदमी, छोटा मोटा आदमी है, लोग का क्या रहेगा। देखिए क्या होता है, मार्केट में 2000 के जो नोट आते थे सारे गायब हो गए, लगभग बहुत कम आए हैं, और जो है तो वो इजीली से चेंज हो जाएंगे आई थिंक, क्योंकि वैसे मार्केट में बचा नहीं है। जितना भी रखना था लोगों ने रख लिया, इकट्ठा कर लिया। जिनके पास ज़्यादा है उनको प्रॉब्लम आएगी। बहुत अच्छा फैसला है। लोगों के पास में तो वैसे भी 2000 के नोट है नहीं, और सामान्य जनता तो वैसे भी 2000 के नोट देखने को तरस गई है। कोई असुविधा नहीं होगी, आराम से बदल जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। और जिनके पास लंबे नोट हैं वो तो घर बैठे बदला लेंगे। मोदी साहब का सब काम में कारोबार प्लान में होता है, वो जो भी करेंगे एकदम बरोबर ठीक होगा। सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। और अभी क्या है कि अभी डिजिटल पेमेंट शुरू हो गया है, तो कोई कैश पेमेंट जरूर नहीं, सब डिजिटल पेमेंट बहुत इजी हो जाता है। पहले होता था बड़े अमाउंट केस में पेमेंट करने 2000 का जरूर पड़ता था, गिनने की लेके ला जाने की कोई तकलीफ नहीं, पर अभी तो बहुत इजी है। अब देखिए, पब्लिक को सब समझ में आ जाता है। नेता सोचते हैं कि ट्वीट कर देंगे, बोल देंगे, देखिए ये हो गया, वो हो गया। पब्लिक सब समझती है। वो खुद ही कह रहे हैं लोग कि नरेंद्र मोदी ने किया है, सोच के किया होगा, अब तो डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दुकानदार कह रहे हैं कि अब लोग 2000 देते ही नहीं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जिन्होंने 2000 के नोटों के बंडल सजा रखे थे करप्शन करने के बाद, उनको दिक्कत आएगी। यानी वो समझ रहे हैं कि कहां की गई है। लोगों को इस राजनीति से मतलब नहीं है। लोगों को इस बात से मतलब है कि जिनके पास भी 2000 का नोट है वो इसे बदलेंगे कैसे। इस खबर के बाद आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि भाई क्या करना है जो घर में जो 2000 के नोट है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे सवालों के जवाब मैं दे देता हूं। पहला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि कब से बैंक जाकर 2000 के नोट बदल सकते हैं, कल ही चले जाएं क्या? अभी नहीं जाना। 23 मई से आप किसी भी बैंक में जाकर 2000 के नोट बदल सकते हैं, यानी आज से 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। दूसरा सवाल कि 2000 के नोट कब तक बदले जा सकते हैं? 30 सितंबर तक बैंक में जाकर 2000 के नोट बदले जा सकते हैं, यानी 4 महीने का टाइम है। तीसरा सवाल लोग पूछ रहे हैं कि एक बार में कितने नोट बदले जा सकते हैं? एक बार में आप 10 नोट बदल सकते हैं, मतलब 20,000 रुपए तक के नोट जो हैं वो एक बार में किसी बैंक में जाकर बदल सकते हैं। चौथा सवाल है कि 2000 के नोट के बदले में क्या दूसरे नोट मिलेंगे? 2000 के नोट को जमा करके आपको दूसरे उपलब्ध नोट मिलेंगे, ये है सच। पांचवा सवाल कि 2000 के नोट के बदले क्या रकम अकाउंट में जमा हो सकती है? 2000 के नोट के बदले आप चाहे कैश ले लें या फिर अकाउंट में जमा करा लें, ये दोनों आपके ऊपर निर्भर है। तो जब मैं कह रहा हूं कि भाई नोट बदलेंगे, तो आप कहेंगे भाई ये 2000 लीजिए और मुझे 500 दीजिए, 100 दीजिए, जो भी दीजिए, तो उसमें 10 नोट इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर आपको बैंक में जमा कराना है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। छठा सवाल कि 2000 के नोट की कितनी रकम जमा कराई जा सकती है? 2000 के कितने भी नोट हो उन्हें अकाउंट में जमा कराया जा सकता है, इसकी लिमिट नहीं है। तो आराम से जाइए बैंक में, अकाउंट में जमा करा दीजिए, बाद में अकाउंट से निकालते रहिए, एटीएम से निकाल लीजिए। सातवां सवाल
क्या 2000 के नोट का इस्तेमाल लेन देन में होता रहेगा? 2000 रुपए के नोट से लेन देन 30 सितंबर तक जारी रहेगी। क्या 2000 के नोट बदलने के लिए फीस भी लगेगी? 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया पूरी तरह से फ्री है, कोई शुल्क नहीं देना होगा। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब लोग ढूंढ रहे थे। हमने एक एक सवाल जो लोगों के मन में आ रहा है वो सामने रख दिया है। बहुत टाइम है, अभी नोट चलते रहेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि 30 सितंबर के बाद भी नोट चलते रहेंगे, लेकिन वो उसके बाद लेगा कौन? क्योंकि जो लेगा वो किसी और को देगा, किसी और से तीसरे चौथे के पास होते होते आखिरकार कभी जमा कराने जाइएगा तो बैंक कहेगा कि अब तो ले नहीं रहे। तो इसलिए शायद लोग लेंगे ही नहीं 30 सितंबर के बाद। लोगों के मन में जो भी सवाल है उनका जवाब हमने पाठशाला में बता दिया, और इसे आप अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को, जिससे किसी को कोई भ्रम हो तो वो दूर हो सके। आम लोगों को तो इस फैसले से दिक्कत नहीं दिख रही, क्योंकि उनके पास 2000 के ज्यादा नोट ही नहीं होंगे। दिक्कत उन लोगों को होगी जिन्होंने 2000 के नोट को काली कमाई का नोट बना लिया। क्योंकि आप देखिए कि करप्शन के खिलाफ एक्शन के दौरान जहां जहां सरकारी एजेंसीज ने छापेमारी की, वहां से कैश के रूप में 2000 के नोट और 500 के नोट बरामद हुए। इसी महीने 2 मई को सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली, गाजियाबाद समेत 19 जगहों पर छापे मारे थे। सीबीआई ने यह छापेमारी जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाली वेबकोस वाटर एंड कंसल्टेंसी के पूर्व सीएमडी राजेंद्र कुमार गुप्ता के ठिकानों पर मारे। दिल्ली और चंडीगढ़ में राजेंद्र गुप्ता के ठिकानों से 10-10 करोड़ रुपए कैश मिला, जिसके बाद सीबीआई ने राजेंद्र गुप्ता और उनके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। कौन से नोट हैं? यही 2000 नोट। तो परेशानी किसको होगी? जिन्होंने नोटों की गड्डियां और बंडल जमा कर रखे। 25 जुलाई 2022 को पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रहे पार्था चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला। यह कैश भी 500 और 2000 के रुपए के नोटों में था। इसी तरह से 24 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में इत्र के व्यापारी के घर से करोड़ों रुपए कैश मिला था। वहां भी 2-2 हजार के नोट मिले थे। अब आपको समझ में आ गया कि नोट पर चोट किसको महसूस होगी। लेकिन जो 2 बड़े सवाल इस फैसले पर पूछे जा रहे हैं कि जब 2000 का नोट बंद ही करना था तो इसको लाया ही क्यों, और जब लाया गया तो इसे अब बंद क्यों किया जा रहा है। इन दोनों सवालों के जवाब एक दूसरे से जुड़े हैं। 2000 का नोट इसलिए बंद किया जा रहा है। क्यों बंद किया जा रहा है, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि 2000 का नोट लाया क्यों गया। असल में 2000 का नोट लाना 2016 की नोटबंदी के प्लान का ही एक हिस्सा था। जब नवंबर 2016 में सरकार नोटबंदी का फैसला ले रही थी तो उसे पता था कि पुराने नोट बैन करने से मार्केट में करेंसी की कमी होगी। भाई 500,000 के नोट बंद हो गए, मार्केट में बचा क्या? 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपए का नोट। अब इससे तो मामला चलेगा नहीं। क्या इतने इतने मोटे लोग गड्डी लेके तो जाएंगे नहीं। इससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ जाएगा, लोगों को परेशानी होगी अलग। इसी परेशानी को खत्म करने के लिए उस वक्त 500 रुपए के साथ 2000 रुपए के नोट को भी मार्केट में उतार दिया गया, ताकि जो ज्यादा रकम कहीं लेकर जानी है, कहीं देनी है, अस्पताल में देनी है, स्कूल में देनी है, किसी दूसरे काम के लिए देनी है, उसके लिए एक तो बड़ा नोट हो। और इसीलिए 2016 की नोटबंदी में ही यह तय कर लिया गया था कि कुछ वक्त के लिए तेजी से 2000 रुपए के नोट मार्केट में रिलीज किए जाएंगे, जिससे मार्केट पर ज्यादा असर नहीं पड़े। इसके साथ प्लान बी बनाया गया कि मार्केट में 500 रुपए और उससे नीचे के नए नोट लगातार लंबे समय तक तेजी से प्रिंट किए जाए, जिससे मार्केट में कैश की कमी न रहे। इसके बाद आगे का प्लान यह था कि जैसे ही 500 और उसके कम के नोट मार्केट में पर्याप्त मात्रा में हो जाएंगे तो 2000 के नोट की छपाई बंद कर दी जाएगी। भाई एक तो 500,000 का नोट लेके कितना चलिएगा, यह समस्या थी, तो 2000 का नोट लाया। दूसरा, भाई जब तक ये नोट छपेंगे तब तक लोग कैसे काम चलाएंगे? तो भाई जिसके पास 2000 है वो उससे काम चला लेगा, इसलिए 2000 का नोट लाया गया, क्योंकि वो एक बार में 400-500 के नोट का काम कर रहा था, वो एक बार में 20-100 के नोट का काम कर दे रहा था। इस सोच के तहत लाया गया था कि लोगों की परेशानी कम की जाए। जैसे ही 2000 के नोटों की लाइफ स्पैन खत्म हो जाए, जो कि 4 से 5 साल की होती है, तो उसका सर्कुलेशन बंद कर दिया जाए, और प्लान के मुताबिक सरकार यही कर रही है। मतलब ये उसी दिन तय था जिस दिन नोटबंदी हुई थी कि लोगों की समस्या कम करने के लिए 2000 का एक नोट उतार दो और इसको धीरे धीरे फिर मार्केट से निकाल लो, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार को यह पता था कि ये 2000 के नोट इसी तरह से गड्डियां बन के किसी नेता, किसी अधिकारी, किसी अफसर क्या मिल सकते हैं।
जब ये नोट आया था तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अगर करप्शन को रोकने के लिए ही बड़ी करेंसी वाले पुराने नोट बंद किए गए तो फिर उससे भी बड़ा नोट क्यों लाया गया। इसमें कुछ लोग ये बताने लगे कि इन नोटों में चिप है। कई एंकर्स ने भी बता दिया था कि इस नोट में चिप लगा हुआ है ताकि इस नोट के जरिए लोगों को पकड़ा जा सकेगा, पर कोई चिप तो लगा ही नहीं था। हम आपको असली वजह बता रहे हैं कि क्यों ये नोट लाया गया। 2000 के नोट को लाने का पूरा प्लान ये था कि तब तक बाकी करेंसी नोट मार्केट में पर्याप्त आ जाए, जो हो गया। जब दूसरे नोट सर्कुलेशन में आ जाएं तो प्रिंटिंग बंद की जाए, वो हो गया। जब नोट की लाइफ पूरी हो जाए तो सर्कुलेशन बंद कर दिया जाए, वो भी हो गया। इसलिए अब वापस लिया जा रहा है। अब यहां आप ये समझिए कि कैसे 2000 का नोट प्रिंट करना कम करते हुए प्रिंटिंग बिल्कुल बंद कर दी गई। भाई 2000 का नोट आया कब? 2016 में आया। 2018 में इसकी प्रिंटिंग बंद हो गई थी क्योंकि प्लान तो पहले ही था कि इसको मार्केट से निकाल लेना है, तो 2018 में प्रिंटिंग बंद हुई और 2023 में नोट बंद कर दिया गया। यानी 4-4.5 साल से 2000 के नए नोटों की प्रिंटिंग ही नहीं हो रही थी। नोट की लाइफ स्पैन की जो हम बात कर रहे हैं उसे भी समझिए कि हर नोट की एक उम्र होती है। आरबीआई नोट छापते वक्त हर नोट की एक औसतन उम्र मानकर चलता है कि एक नोट कितने साल तक चल सकता है। चलने का मतलब कि पुराना होकर फट जाना, किसी अन्य कारण से खराब हो जाना। तो कब तक ये नहीं होगा वो मानकर चलती है आरबीआई। इसी तरह 2000 रुपए के नोट के लिए भी आरबीआई ने एक तय किया था कि इसकी औसत उम्र 4 से 5 साल की होगी। 2016 में नोट लॉन्च हुआ, उसका लाइफ स्पैन पूरा हो चुका है, 4-5 साल हो चुका। लाइफ स्पैन पूरा होने के बाद नोट वापस लेने से आरबीआई को कोई नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि नोट छापते वक्त आरबीआई की सोच यही है कि जितने नए नोट मार्केट में आ रहे हैं वो अपनी लाइफ स्पैन को पूरा करें। अगर लाइफ स्पैन पूरा नहीं करते हैं तो आरबीआई को फिर से नए नोट छापने पड़ते हैं, जिससे उसका खर्चा बढ़ जाता है। 2000 के नोट के केस में लाइफ स्पैन पूरा हो चुका है, मतलब जितने ये नोट चलने थे उतने चल चुके, इसलिए नोट वापस लेने से भी आरबीआई को कोई नुकसान नहीं होगा। जिन टारगेट के साथ 2000 का नोट लाया गया था वो टारगेट पूरे हो गए, इसलिए आरबीआई 2000 के नोट को अब वापस ले रही, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं बची। मार्केट में भी नोट कम है, क्योंकि मार्केट में 2000 के नोट का सर्कुलेशन 5 साल के अंदर 50% से भी कम हो गया। इससे पता चलता है कि लेन देन में 2000 के नोट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा। एक तरफ 2000 नोट का इस्तेमाल कम हुआ तो दूसरी तरफ मार्केट की मांग को पूरा करने के लिए दूसरे नोट का भी भरपूर इस्तेमाल हो गया। रिजर्व बैंक के इस फैसले पर लोग क्या सोच रहे हैं वो हम आपको लगातार सुना भी रहे हैं। पटना और भोपाल के लोगों की राय क्या, एक बार वो सुनिए, फिर इसके बाद आगे की जानकारी। इससे कोई खास मध्यम वर्ग को तो कोई खास फर्क पड़ना नहीं है। जिनके पास ब्लैक मनी है उन्हीं लोगों को फर्क पड़ेगा। असर तो थोड़ा बहुत पड़बे करेगा। बंद होना चाहिए था। अब सरकार का राजनीतिक है, क्या कर सकते हैं उसमें कोई। ये तो बहुत शौक वाला न्यूज़ है, बताइए अब हम कहाँ जमा करेंगे 2000 का नोट। देखिए बहुत दिन से तो ऐसे एटीएम से देखने को नहीं मिल रहा है 2000 का नोट, करीबन 1-1.5 साल हो गया है, तो पता नहीं 2000 का नोट कहाँ चले गए तो किसी को नहीं पता है। आपके दुकान में इधर कभी 2000 का नोट आया है? सर आया है, 1-2 दिन पहले ही आया है। 2 दिन पहले आया, अब उसको बैन किया गया है। कैसा मानते हैं इस कदम को? अच्छी बात है सर, बैन हो गया तो हम लोग को दिक्कत भी होता था उसको फीड करने में। बड़ा नोट था काफ़ी। फर्क तो मुझे लगता है कि उनको पड़ेगा जो काला धन दबाए हुए, क्योंकि 2000 का नोट तो काफी टाइम से हम लोगों ने भी नहीं देखा। सर 2000 का नोट पास में तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन पिछले 3 सालों से मैंने 2000 का नोट कभी देखा ही नहीं सर। और ये अच्छा पहले की 2000 का नोट बन गया है कि उससे जमाखोरी के जो काम है वो कम हो जाएंगे। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं क्या? ये भ्रष्टाचार में मिटाने के लिए मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो पब्लिक जो है वो मोटे तौर पर इस फैसले के साथ नजर आ रही है। एक आध लोग कह रहे हैं कि भाई दिक्कत होगी, वो होगी, वो भी शायद वो शौक में हैं 2016 वाले, इसलिए उनको लग रहा है दिक्कत होगी। भाई इतना डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, कहां दिक्कत होनी। 2000 के नोट हैं कितने जो इसकी दिक्कत होनी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि नोटों के सर्कुलेशन से बाहर किया गया। जनवरी 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी भी नहीं थी, तब भी आरबीआई ने फैसला किया था कि 2005 से पहले जो नोट जारी हुए थे उन्हें सर्कुलेशन से हटाया जाए। तब फेक करेंसी को रोकने के लिए ऐसा किया गया। अब जो है 2000 के नोट का पर्पस पूरा हो गया। ऐसे ही नोट कई बार चुनावों में इस्तेमाल होते हैं। एक 2024 का चुनाव भी आ रहा है, अब कई लोगों को वहां भी दिक्कत महसूस हो सकती है ये नोट खत्म हो जाएंगे तो।
कई जगह जहां जिन्होंने दबा कर रखा था उनको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए करप्शन पर भी प्रहार होगा, चुनावी सिस्टम भी थोड़ा और क्लीन हो जाएगा, और जो समस्याएं थी वो होंगी या नहीं उसके बारे में आपको बता दिया। अच्छा, यहां नोटबंदी, वहां युद्धबंदी। पाठशाला में अब पीएम मोदी के डबल एक्शन का चैप्टर। जापान में पीएम मोदी की वो मुलाकात जिससे चीन के तोते उड़ रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त जापान पर है, क्योंकि जापान में इस वक्त उन G7 देशों का सम्मेलन हो रहा है जो दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल है। वैसे तो भारत G7 ग्रुप का सदस्य अभी नहीं है, लेकिन जब भी G7 देशों का सम्मेलन होता है उसमें भारत को इनवाइट किया जाता है, क्योंकि भारत की ताकत को पूरी दुनिया मानती है। G7 की समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज दोपहर जापान पहुंचे और पीएम मोदी की एक मीटिंग पर पूरी दुनिया की टकटकी है। मतलब सब लोग देख रहे हैं कि उस मीटिंग में क्या होगा, और वो मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी की होने जा रही है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ। दुनिया की नजर है कि पीएम मोदी और जेलेंस्की मिलेंगे तो क्या होगा, क्या नरेंद्र मोदी युद्ध रुकवा देंगे? क्योंकि जब से यूक्रेन युद्ध छिड़ा है तब से 1 साल से ज्यादा हो गए जेलेंस्की और पीएम मोदी की अब तक मुलाकात ही नहीं हुई थी। युद्ध के इस 1 साल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तो पीएम मोदी की मुलाकात हो चुकी है, लेकिन जेलेंस्की से अब तक पीएम मोदी की कोई मीटिंग नहीं। फोन पर बात हुई लेकिन आमने सामने की मीटिंग नहीं। अब G7 देशों की समिट में ऐसा मौका आया है कि जेलेंस्की पीएम मोदी के सामने वो बातें रख सकते हैं जो बातें जेलेंस्की पीएम मोदी को कई बार फोन करके बता चुके। लेकिन आप ये भी देखिए कि पीएम मोदी चाहते तो अपने दोस्त पुतिन को खुश करने के लिए जेलेंस्की से मिलने का टाइम नहीं देते। भाई पुतिन को लग सकता है ना कि भाई ये आदमी तो मेरा दुश्मन है, जेलेंस्की इससे क्यों मिल रहे हैं मेरे दोस्त मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी आज की डेट में इंडिया को ग्लोबल पावर बना चुके हैं। वो अपने टर्म्स पर दुनिया से रिश्ते रख रहे हैं, भारत के रिश्ते रख रहे हैं। इसलिए रूस से दोस्ती है, लेकिन दुनिया को भी इस युद्ध से निकालना है, इसलिए जेलेंस्की से भी बात होगी। भाई वो तो पुतिन को सामने बैठ के बता चुके हैं कि युद्ध करने का समय नहीं है, मुंह पे बोल चुके हैं, तो जेलेंस्की से क्यों नहीं मिलेंगे? पुतिन से वो एससीओ समिट के दौरान पिछले साल मिल चुके थे। इस साल जब मौका लगा तो वो जेलेंस्की से मिल रहे हैं। जेलेंस्की से मिलने की टाइमिंग को भी इस एंगल से समझिए कि पिछले कुछ अरसे से रूस यूक्रेन के मामले में चीन बहुत एक्टिव हो चुका है। कल ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपना एक खास दूत जो है वो यूक्रेन भेज दिया और वहां पर उसने जेलेंस्की से मुलाकात की। इससे पहले 26 अप्रैल को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की। यूक्रेन से बातचीत करने की कोशिशों से ठीक पहले शी जिनपिंग मार्च में रूस जाकर राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात कर चुके हैं, और इससे पहले फरवरी में चीन ने यूक्रेन युद्ध के लिए 12 सूत्रीय पीस प्लान यानी शांति प्रस्ताव जारी किया था। यानी आप ये देखिए कि 4 महीने से चीन किस तरह से रूस यूक्रेन के मामले में फुल एक्टिव है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या भारत कुछ नहीं कर रहा है, तो इसे भी समझ लीजिए कि भारत भी कोई हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा है। नरेंद्र मोदी चीन से 10 कदम आगे रखे हुए भारत। कैसे, इसके बारे में भी आपको बताता हूं। जेलेंस्की और नरेंद्र मोदी के बीच ये देखिए, जेलेंस्की और पीएम मोदी, इनके बीच 4 बार फोन कॉल हो चुका है, यानी 4 बार वो फोन पर बात कर चुके हैं। और जब युद्ध चल रहा है, अभी भी चल रहा है, शुरू हुआ था तब से बातचीत हो रही है। फिर पिछले महीने जेलेंस्की का लेटर आया पीएम मोदी को कि भाई देखिए क्या चल रहा है, रूस क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। फिर यूक्रेन की उप विदेश मंत्री का भारत दौरा हुआ और अब जेलेंस्की और मोदी की मीटिंग हो रही है। और जब नरेंद्र मोदी जेलेंस्की की मुलाकात होगी तो यह मुलाकात भारत के लिए नहीं, यूक्रेन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखिए कि मोदी वो वर्ल्ड लीडर हैं जो खरी खरी बात करते हैं। पिछले साल जब पुतिन से पीएम मोदी मिले थे तो उन्होंने पुतिन से साफ साफ कह दिया था कि यह युद्ध का वक्त नहीं है। ये बात दुनिया का कोई नेता पुतिन के मुंह पर कहने की हिम्मत नहीं रखता, लेकिन पीएम मोदी ने बिना हिचक पुतिन के सामने खरी खरी सुना दिया था।
ऐसे ही जब भी जेलेंस्की से पीएम मोदी की फोन पर बात हुई है, पीएम मोदी ने खरी खरी बात कही है कि कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता, डिप्लोमेसी ही चलेगी। मतलब एक तरफ वो अमेरिका, ब्रिटेन युद्ध के लिए हथियार दे रहे हैं और मोदी जी सलाह दे रहे हैं कि भैया सुधर जाओ, समझ जाओ, हथियार से कुछ नहीं होगा, डिप्लोमेसी से होगा। उधर चीन से पिछले 2 महीने की बातचीत में शायद जेलेंस्की भी समझ गए होंगे कि चीन से कुछ होने वाला नहीं है और चीन की वो साख भी नहीं है जो साख आज की डेट में दुनिया में भारत की है। जेलेंस्की को भी देखिए कि युद्ध के दौरान वो पहली बार इस तरह की किसी वर्ल्ड समिट में व्यक्तिगत तौर पर शामिल हो रहे हैं, कोई वर्चुअल तरीके से नहीं जुड़ रहे। जेलेंस्की जापान के निमंत्रण पर G7 समिट में शामिल होने जा रहे हैं। जेलेंस्की अमेरिका के मिलिट्री प्लेन में सवार होकर जापान पहुंचेंगे और जापान जाने से पहले वो सऊदी अरब भी जाएंगे, जहां वो अरब लीग समिट में भी हिस्सा लेंगे। जेलेंस्की ये जानते हैं कि पीएम मोदी से मिलने का ये मौका सबसे सही है, इसलिए वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहते। ये मीटिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझिए कि यूक्रेन युद्ध को 15 महीने हो चुके हैं और युद्ध खत्म होने की जगह पर नए लेवल पर चला गया है। भाई अभी कुछ दिन पहले वहां पुतिन के घर पे हमला हो गया, तो पुतिन ने तो कह दिया था कि मैं तो मार दूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। यूक्रेन को पश्चिमी देश और हथियार देकर युद्ध भड़का रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत जैसे न्यूट्रल देश ही युद्ध को और भड़कने से रोक सकते हैं, क्योंकि वो ना तो रूस का सीधा पक्ष ले रहे हैं और ना ही पश्चिमी देशों का। भारत ही वो देश है जो पश्चिमी देशों की चिंताओं को रूस से और रूस की चिंताओं को पश्चिमी देशों से साझा करके उन्हें कन्विंस कर सकता है। और अगर युद्ध को रोकना है तो भारत की भूमिका को केंद्र में रखना ही होगा, क्योंकि अभी की स्थिति तो यह है कि यूक्रेन को भर भर के फिर से यूरोप से हथियार मिल रहे हैं। जब युद्ध शुरू हुआ था तो यूक्रेन को वो हथियार मिले जिससे वो अपनी रक्षा कर सके, जैसे पिस्टल, राइफल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, बुलेट प्रूफ वेस्ट, ये सब। दूसरे चरण में यूक्रेन को बड़े हथियार मिलने शुरू हुए, जैसे लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम, होइत्जर तोप, रॉकेट लॉन्चर्स, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स वगैरह। तीसरे चरण में जब रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज किए तो यूक्रेन को मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस किया गया, जैसे रूस के ड्रोन हमले से बचाने के लिए यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल्स दी गई, जो दुनिया में बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम मानी जाती है। फिर सर्दियों में जब रूस और यूक्रेन के बीच बखमुत में भीषण लड़ाई छिड़ी तो यूक्रेन ने पश्चिमी देशों ने टैंक मांगे, यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से। जर्मनी की तरफ से पावरफुल लियोपर्ड टैंक भेजे गए, अमेरिका ने एब्राम्स टैंक दिए, ब्रिटेन ने यूक्रेन को क्रूज मिसाइल देने तक का ऐलान किया जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है और जिसके जरिए यूक्रेन रूस के अंदर हमला कर सकता है। अब युद्ध के अगले चरण में जेलेंस्की पश्चिमी देशों से फाइटर जेट मांग रहे हैं। इसके भाई के पास कुछ है ही नहीं लगता है, सब मांग के लड़ेगा। हालांकि अभी नेटो देशों ने यूक्रेन को आधुनिक फाइटर जेट तो नहीं दिए हैं, लेकिन ब्रिटेन ने एयर डिफेंस मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन्स देने का वादा किया है। फ्रांस ने ताकतवर टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स देने का भरोसा दिया है। यानी कुल मिलाकर युद्ध में यूक्रेन को छोटे हथियार सप्लाई करने से शुरू हुआ सिलसिला आज फाइटर जेट तक जाकर पहुंच गया। और कोई इसकी गारंटी नहीं देता कि कल अगर युद्ध और भड़का तो परमाणु हथियार भी दागे जा सकते हैं, क्योंकि जब इस तरह से यूक्रेन को हथियार मिलते रहेंगे और युद्ध का लेवल बढ़ता रहेगा तो हमेशा यह खतरा बना रहेगा कि कहीं यह वॉर आगे जाकर वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर वॉर तक तो ना पहुंच जाए। और जब न्यूक्लियर वॉर होती है, जब एटम बॉम्ब गिरते हैं तो क्या होता है, इसका सबक उसी शहर से लिया जा सकता है जिस शहर में G7 देशों का शिखर सम्मेलन है। और ये शहर कौन सा है? जापान का हिरोशिमा, जिसके बारे में सब सुनते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी ये जापान के 2 शहर हैं जिन्हें अमेरिका ने 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एटम बॉम्ब गिराकर तबाह किया था। अमेरिका ने पहला एटम बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराया था, जिसमें 1 मिनट के अंदर 80% हिरोशिमा शहर राख हो गया था। हिरोशिमा पर एटम बम गिरते ही आग का ऐसा विशाल गोला बना जिसकी गर्मी 10 लाख डिग्री सेल्सियस थी। हिरोशिमा में 80,000 लोग तो एटम बम गिरते ही सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मर गए थे। शहर की आबादी करीब 3.5 लाख थी और 1,40,000 लोगों की मौत हो चुकी थी। एटम बम गिरते ही हिरोशिमा शहर के अंदर कुछ एक इमारतों को छोड़कर बाकी जमीन के ऊपर जो भी था वो सब गायब हो गया था। हिरोशिमा शहर की 75% बिल्डिंग 1 सेकंड के अंदर ध्वस्त हो गई। कई किलोमीटर तक जैसे आग की आंधी चल रही थी। जिस जगह पर एटम बॉम्ब गिरा था वहां से 15 किलोमीटर दूर की हर इमारत के शीशे टूट गए थे, चकनाचूर। एटम बॉम्ब के विस्फोट से जो भयानक आवाज निकली उससे हिरोशिमा में 1 घंटे तक
ऐसी काली बारिश होने लगी जिसमें धूल, गुबार और रेडियो एक्टिव तत्व थे। जहां एटम बॉम्ब गिरा वहां लोग पूरी तरह से गल गए, बाकी लोग तिल तिल मर गए। एटम बम की गर्मी ने लोगों के शरीर से पानी की एक एक बूंद को सोख लिया था। लोगों की स्किन उनके चेहरे से लटक गई थी। जैसे कोई फटा पोस्टर बैनर हवा में झूलता है, वैसे लोगों की बांह गलकर झूल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जब ज़ेलेंस्की से मिलेंगे तो उनको उसी जगह जापान में जिसने ये सब सहा है, ये बताएंगे कि देखो ये लोग तुमको किस दिशा में ले जा रहे हैं। कल को न्यूक्लियर अटैक हो गया तो जहां खड़े हो उसके दर्द से समझो कि वहां क्या हुआ था। और सिर्फ हिरोशिमा में नहीं, जापान के नागासाकी शहर में भी हुआ था। तब का दिन है और अब का दिन है। एटम बम कभी नहीं चला, लेकिन आगे नहीं चलेगा इसकी कोई गारंटी तो देता नहीं, क्योंकि यूक्रेन जैसे युद्धों से यह खतरा हमेशा बना रहेगा। इसलिए युद्ध को भड़काने की जगह कोई रास्ता निकालना चाहिए। अब जब G7 देशों की मीटिंग हिरोशिमा में हो रही थी तो इसे सिर्फ रूस की निंदा करने वाला शिखर सम्मेलन नहीं बनाना चाहिए। G7 के देश दुनिया के अमीर देश हैं और उनकी अलग जिम्मेदारी है। G7 के बारे में आपको बताता हूं। इसमें देश कौन कौन है? जिस G7 की बात कर रहा हूं बहुत अमीर देश हैं। इसमें कई ऐसे देश हैं जो यूक्रेन को भड़काते हैं। एक तो है यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका, नंबर 1। नंबर 2 पर है यूके यानी ब्रिटेन। तीसरा है कनाडा। चौथा है जर्मनी। पांचवा है फ्रांस। ये सारे लोग वही हैं जो यूक्रेन को भड़का रहे, तभी तो वो ज़ेलेंस्की वहां आराम से घूम रहा है। छठा है इटली और 7वां है जापान, जहां पर ये सब हो रहा है। और ये सारे देश जो ज़ेलेंस्की की मदद करने वाले हैं, वहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे और उनको कहेंगे कि बॉस युद्ध बंद करो, ये सब तुम्हारे दोस्त नहीं। एक वक्त था जब दुनिया की जीडीपी का 50% इन्हीं देशों से आता था। हालांकि अभी आंकड़ा गिरकर 30% रह गया है और अब दुनिया के दूसरे देश आर्थिक तौर पर मजबूत हो चुके हैं, जैसे भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। तो इन देशों को भी G7 देशों के शिखर सम्मेलन में हमेशा बुलाया जाता है। लेकिन वहां इस मुलाकात में क्या होगा वो आपको जरूर आगे बताऊंगा। पाठशाला में अगला चैप्टर बेबस शाहरुख खान के व्हाट्सएप मैसेज का। और वो व्हाट्सएप मैसेज वो किसे कर रहे थे, किससे एक तरह से रहम की भीख मांग रहे थे, और पीएम मोदी के खिलाफ चला एक और बड़ा एजेंडा कैसे फेल हो गया, अब इसका चैप्टर। जब शाहरुख के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था तो क्या क्या नहीं कहा गया कि मोदी सरकार शाहरुख खान से बदला ले रही है। शाहरुख के बयानों से नाराज होकर मोदी सरकार ये सब करवा रही है। आपको याद होगा ये सब बोला गया था कि शाहरुख के बेटे को फंसवा दिया गया। शाहरुख के इनटॉलरेंस वाले बयान का परिणाम है कि आर्यन की गिरफ्तारी हुई है। इस तरह के अजीबोगरीब तर्क और बयान दिए गए, मतलब सब नरेंद्र मोदी पर डाल दिया गया था कि शाहरुख के लड़के को नरेंद्र मोदी सरकार फंसा रही है। लेकिन आज की डेट में आर्यन खान केस की सच्चाई सामने आ रही है और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 3 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था। 2 अक्टूबर 2021 को कार्डेलिया क्रूज पर एनसीबी ने रेड डाली थी। इसके बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। इस केस में आर्यन खान 28 दिन जेल में रहे। आर्यन पर इंटरनेशनल मार्केट में ड्रग्स ट्रेडिंग का आरोप तक लगा दिया गया। हालांकि बाद में आर्यन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और एनसीबी ने अपनी चार्जशीट में से आर्यन खान का नाम हटा दिया। एनसीबी ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिसके आधार पर आर्यन खान का नाम चार्जशीट में डाला जा सके। ना ही आर्यन के खिलाफ ऐसे कोई सबूत मिले जिससे साबित हो सके कि आर्यन के संबंध अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट से थे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी ने राजनीतिक तूफान खड़ा किया। विपक्षी दलों ने सीधे मोदी सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया। शाहरुख खान को मुसलमान होने की वजह से परेशान किया जा रहा, ये नैरेटिव बनाया गया। इस तरह का नैरेटिव बनाया गया जैसे मोदी सरकार में मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं, चाहे वो कोई सुपरस्टार ही क्यों ना हो। लेकिन इस तरह के जितने भी नैरेटिव बनाए गए, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी सबकी हवा निकल गई। आर्यन खान को फंसाने के मामले में जो भी दोषी है उनकी सच्चाई सामने आ रही है।
एनसीबी के तत्कालीन मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर तो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली। अगर नरेंद्र मोदी सरकार शाहरुख खान को सजा देने के लिए फर्जी केस करा रही थी तो समीर वानखेड़े पर एफआईआर क्यों होती? क्यों सीबीआई उन पर एफआईआर करती? अगर ये नरेंद्र मोदी सरकार के आदमी थे तो फिर तो इनको क्लीन चिट मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस आदमी पर तो एक्शन हो रहा है। पर आज की डेट में वो लोग जो एजेंडा बना रहे थे कि शाहरुख खान को मुसलमान होने की सजा नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है, वो सब गायब हो गए। अब वो ये नहीं बता रहे कि अगर वो सजा दे रही थी तो समीर वानखेड़े पर एक्शन कैसे हो रहा है। एफआईआर के मुताबिक समीर वानखेड़े पर आरोप है कि एनसीबी को सूचना मिली थी कि एक प्राइवेट क्रूज शिप पर कुछ लोगों के पास ड्रग्स है। इसी प्राइवेट क्रूज पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी मौजूद थे। एनसीबी ने क्रूज पर छापा मारा और आर्यन खान समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। समीर वानखेड़े ने आर्यन खान केस को सेटल करने के बदले रिश्वत मांगी, यह आरोप लग रहा है सीबीआई की एफआईआर में। आर्यन खान और अन्य गिरफ्तार लोगों से 25 करोड़ रुपए की उगाही की कोशिश की गई। पैसे नहीं मिलने पर आर्यन खान समेत अन्य आरोपियों को नारकोटिक्स केस में फंसाने की धमकी दी गई। रिश्वत के रूप में 50 लाख का टोकन अमाउंट भी लिया गया था। जांच के दौरान समीर वानखेड़े ने अपने विदेशी दौरों की सही जानकारी नहीं दी। समीर वानखेड़े ने अपने विदेशी दौरों पर हुए खर्च और स्पॉन्सर की भी जानकारी नहीं दी। अब अगर ये सब नरेंद्र मोदी सरकार ने कराया था तो ये सब कैसे आएगा बॉस बाहर? लेकिन यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि हर बात को नरेंद्र मोदी से जोड़ देना है, हर बात को एंटी मुस्लिम सरकार देश में है ये एजेंडा बना देना है। इसी मामले में सीबीआई ने 15 मई को 29 लोकेशन पर छापे भी मारे थे। सीबीआई की एफआईआर और जांच के खिलाफ समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इस याचिका में समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के साथ हुई बातचीत का रिकॉर्ड भी पेश किया। इस व्हाट्सएप चैट में शाहरुख खान एक तरह से समीर वानखेड़े के सामने गिड़गिड़ा रहे। एक पिता को लग रहा था कि भाई मेरा बेटा वहां फंसा हुआ है और वो कह रहे हैं कि आर्यन खान के साथ नरमी बरती जाए। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान बरी हो चुके हैं, लेकिन 28 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था और उस दौरान शाहरुख खान और उनके परिवार पर क्या गुजरी थी वो इस चैट से पता चलता है। शाहरुख खान ने से समीर वानखेड़े की क्या क्या बातचीत हुई थी। शाहरुख खान और समीर वानखेड़े की बातचीत जो है वो 3 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई थी और 7 अक्टूबर को सुबह 5:30 बजे शाहरुख खान ने मैसेज में लिखा था कि आपने जैसा कहा था उसी हिसाब से चल रहा हूं। मुझे लगता है कि आप ये महसूस कर रहे होंगे कि आर्यन को जो सबक सीखना था वो सीख चुका है। अब वो अपना भविष्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने में पीछे नहीं हटेगा। इतनी देर रात मैसेज करने के लिए सॉरी। उम्मीद है कि आपको परेशान नहीं कर रहा हूं। एक पिता होने के नाते अभी तक जगा हुआ। शाहरुख खान के इस मैसेज का जवाब समीर वानखेड़े ने 7 अक्टूबर दोपहर 2 बजे दिया। समीर वानखेड़े ने लिखा कि शाहरुख, इस पूरी घटना के दौरान आर्यन एक अच्छा बच्चा रहा है और उम्मीद है कि आर्यन पूरी तरह से सुधर जाएगा। आर्यन की अच्छे से काउंसलिंग की गई है। यह कठिन वक्त भी जल्दी गुजर जाएगा। शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान के लिए परेशान थे। शाहरुख खान की नींदें उड़ चुकी। देश का इतना बड़ा सुपरस्टार और उसका बेटा ड्रग्स के केस में फंस जाए या फंसा दिया गया, उसकी क्या हालत हो रही होगी। शाहरुख खान की जगह कोई भी बाप होता तो उसकी यही हालत होती। शाहरुख खान भी सब कुछ होते हुए भी लाचार थे। बड़े बड़े वकीलों की फौज थी, लेकिन आर्यन को बेल नहीं मिल रही थी। इस दौरान शाहरुख ने समीर वानखेड़े को मैसेज किया, जिसमें समीर वानखेड़े से कहा गया कि आप बिना अपने पद का दुरुपयोग किए जो भी मदद कर सकते हैं प्लीज करें। हम हमेशा आपके कर्जदार रहेंगे। आपसे वादा करते हैं कि आर्यन से आपको जो भी सहयोग चाहिए वो आपको मिलेगा। प्लीज इस रिक्वेस्ट को मान लीजिए, क्योंकि परिवार आर्यन को घर पर चाहता है। परिवार ये नहीं चाहता कि आर्यन पर दोषी का ठप्पा लगे और वो खतरनाक जेल में रहे। उम्मीद है कि आप इसे कंसीडर करेंगे। शाहरुख खान के इस मैसेज पर समीर वानखेड़े ने जवाब दिया और लिखा कि डियर शाहरुख, एक पिता के तौर पर आपसे सहानुभूति है। चीजें जल्दी ही ठीक होंगी। ये सारे वो व्हाट्सएप चैट हैं जो समीर वानखेड़े का दावा है कि शाहरुख खान और उनके बीच हुए थे और उन्होंने कोर्ट में रखे। इधर आर्यन खान जेल में बंद थे। आर्यन को जमानत नहीं मिल रही थी, जिससे परेशान होकर शाहरुख खान समीर वानखेड़े से मदद की गुहार लगा रहे थे। शाहरुख खान ने 13 अक्टूबर 2021 को समीर वानखेड़े को मैसेज किया और लिखा कि प्लीज थोड़ी दया दिखाएं। एक पिता के तौर पर सिर्फ याचना कर सकता हूं और भीख मांग सकता हूं। शाहरुख खान के इस मैसेज का समीर वानखेड़े ने लंबा जवाब दिया। समीर वानखेड़े ने लिखा कि डियर शाहरुख, काश अभी की स्थिति के बारे में आपसे एक दोस्त की तरह बात कर सकता, ना कि जोनल डायरेक्टर की तरह। सभी गलत लोग मिलकर हालात को खराब कर रहे हैं। मेरा अप्रोच आर्यन में बदलाव लाने का था, जिससे उसे अच्छी जिंदगी जीने और देश के प्रति योगदान का मौका मिल सके।
लेकिन दुर्भाग्य से कुछ गलत लोग इस कोशिश को बिगाड़ रहे हैं, जिनके अपने अपने अलग हित हैं। इसके बाद ऐसा लगता है कि शाहरुख खान टूट गए और वो समीर वानखेड़े के सामने गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में अपने बेटे आर्यन के लिए जैसे भीख मांगते हैं। शाहरुख खान ने समीर वानखेड़े को मैसेज लिखा और कहा कि लेकिन आर्यन इन सारी चीजों का हिस्सा नहीं है। यहां तक कि अपनी हद से आगे बढ़कर उन लोगों को फोन भी किया और उनसे भीख मांगी कि आर्यन को अपनी राजनीति में न घसीटे। उनसे कहा कि वो अपने स्वार्थ के लिए आर्यन का इस्तेमाल न करें। आपसे याचना करता हूं कि उन लोगों की वजह से आर्यन को झेलना न पड़े। शाहरुख खान ने एक नहीं कई बार आई बेग यू शब्द का इस्तेमाल किया। शाहरुख खान किसी भी तरह आर्यन को इस पूरे मामले से निकालना चाहते थे। शाहरुख को नहीं पता था कि आर्यन के बहाने क्या साजिश रची जा रही। शाहरुख ने समीर वानखेड़े को भेजे गए एक मैसेज में यह भी लिखा कि आपसे भीख मांगता हूं कि मुझ पर और परिवार पर दया करिए। हम बहुत साधारण और सामान्य इंसान हैं। आर्यन को किसी कुख्यात अपराधी की तरह जेल में नहीं होना चाहिए। बाहर आ रहे हैं और वो जेल में रहा तो एक इंसान के तौर पर टूट जाएगा। आप भी ये बात जानते हैं। मैं भीख मांगता हूं, प्लीज थोड़ा बड़ा दिल रखिए। आर्यन खान केस में समीर वानखेड़े की अथॉरिटी इतनी ज्यादा थी कि शाहरुख खान जैसा ग्लोबल सुपरस्टार भी समीर वानखेड़े के सामने हाथ जोड़ रहा था। शाहरुख खान बार बार जिन बाहरी लोगों का जिक्र कर रहे थे कि वो अपने स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए आर्यन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग कौन हैं ये जांच में धीरे धीरे सामने आ जाएगा। ये लोग कितने खतरनाक थे इसके बारे में 14 अक्टूबर 2021 को अपने मैसेज में शाहरुख खान ने समीर वानखेड़े को बताया था। एक अच्छे इंसान होते हुए भी आप क्यों आर्यन को उन लोगों के स्वार्थ का शिकार होने दे रहे हैं? आपसे वादा करता हूं कि उन लोगों के पास जाऊंगा और उनसे भीख मांगूंगा कि वो आपके सामने कुछ ना कहें। पूरी ताकत लगा दूंगा कि आपके बारे में जो भी कहा है उसे वापस लें। यहां तक कि उनसे भीख मांगने से भी पीछे नहीं हटूंगा। प्लीज आर्यन को घर भेज दीजिए। आप भी दिल से जानते हैं कि आर्यन के साथ कुछ ज्यादा हो गया है। प्लीज प्लीज आपसे एक पिता होने के नाते भीख मांगता हूं। समीर वानखेड़े को उस वक्त जो लोग कुछ कह रहे थे, शायद शाहरुख खान उसका जिक्र कर रहे हैं और उस वक्त समीर वानखेड़े को लेकर कौन क्या कह रहा था ये सबके सामने है, देखा जा सकता है। शाहरुख खान के इस मैसेज का समीर वानखेड़े ने फौरन जवाब दिया और लिखा कि शाहरुख, जानता हूं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आशा है कि सब कुछ अच्छा होगा। अपना ख्याल रखिए। अब ये सारी बातें सामने आ रही हैं। क्या सच क्या झूठ वो जांच में सामने आ जाएगा, लेकिन इतना सच तो सामने आ चुका है कि इस देश में शाहरुख खान को मुसलमान होने की वजह से नरेंद्र मोदी सरकार टारगेट कर रही थी। नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करने या उनके सामने कहा गया था कि झुके नहीं, इसलिए सब हो रहा है। यह सारा प्रोपेगेंडा था। यह तो आज की डेट में क्लियर हो रहा है। पाठशाला में अब उस टेक्नोलॉजी का चैप्टर जो धरती से दूर अंतरिक्ष में जाकर शादी के सपने को पूरा करेगी। अब आपको चांद तोड़कर नहीं लाना है माशूका के लिए, अब चांद के पास जाकर शादी होगी। पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में शादी करनी है तो कितना खर्च करना होगा, देखिए इसका चैप्टर। बहुत एक बात तो तय है, हर कोई अपनी शादी को यादगार बनाना चाहता है। कोई प्री वेडिंग शूट कराता है, कोई कहीं डेस्टिनेशन वेडिंग करता है। सुना होगा आपने, डेस्टिनेशन वेडिंग होती है जिसमें लोग किसी खूबसूरत जगह पर जाकर शादी करते हैं। कुछ लोग शादी को यादगार बनाने के लिए अंडर वाटर वेडिंग कर लेते हैं, पानी के नीचे देखिए शादी हो रही। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए हवाई जहाज बुक कर लिया। लेकिन बॉस, अब जो नया ट्रेंड शुरू होने जा रहा है वो आपके दिमाग के तोते उड़ा देगा। प्यार मोहब्बत में लोग अक्सर एक दूसरे से चांद सितारों की दुनिया में ले जाने की बातें करते हैं। ऐसे में एक कंपनी लोगों के लिए चांद सितारों की दुनिया में जाकर शादी करने, 7 फेरे लेने की सुविधा शुरू करने जा रही है। आप कहेंगे बॉस ये कैसे है? अंतरिक्ष में, स्पेस में शादी होगी? भाई, इसके लिए अमेरिका की स्पेस ट्रेवल कंपनी है स्पेस पर्सपेक्टिव। उसने नेपच्यून नाम का स्पेसशिप लॉन्च किया जिसको आप देख रहे हैं, जिसकी टेस्टिंग भी पूरी हो चुकी है और कंपनी का दावा है कि अगले साल के अंत में वो अपने कमर्शियल सर्विस लॉन्च कर देगी। इस स्पेसशिप की मदद से लोग धरती से करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में जाकर शादी कर सकेंगे और वहां से अंतरिक्ष का खूबसूरत नजारा भी देखने को मिलेगा। देखिए अंदर कैसा माहौल होगा और बाहर नीचे देखिएगा तो पृथ्वी दिखेगी। अब दिक्कत यह है कि इसमें जो लोग आपके साथ जाएंगे वो आपकी शादी देखेंगे कि नीचे पृथ्वी देखेंगे। आपको कोनी मार के बोलना होगा, देखो इधर माला मैं पहना रहा हूं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां स्पेसशिप में लगाई गई हैं कि आप बाहर पृथ्वी को देखते ही रह जाएंगे।
ये खिड़कियां करीब 5 फीट ऊंची और 1.5 फीट चौड़ी हैं। वैसे तो स्पेसशिप में बाहर का नजारा देखने के लिए खिड़कियों के पास आरामदायक कुर्सियां लगाई गई हैं, लेकिन जरूरत किसी इवेंट के लिए बुकिंग होने पर सोफे का भी इंतजाम किया जा सकता है। अब बताता हूं कि शादी के लिए स्पेस जाने पर खर्च कितना आएगा। एक सीट का किराया करीब 1 करोड़ रुपए और इसमें 8 सीट है, यानी अगर आपको स्पेस में जाकर शादी करनी है तो 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पायलट समेत इसमें 9 लोग बैठ सकते हैं। स्पेस वेडिंग के सपने को साकार करने के लिए अमेरिका की स्पेस ट्रैवल कंपनी स्पेस पर्सपेक्टिव ने ऐसा स्पेसशिप तैयार किया है जो स्पेस बलून की मदद से उड़ान भरेगा और इसमें पायलट समेत 9 लोग बैठकर उड़ सकते हैं। यह स्पेसशिप करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरेगी। 2 घंटे का सफर करके अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी, जहां लोगों को चांद सितारों के बीच शादी करने का मौका मिलेगा। स्पेसशिप करीब 2 घंटे तक अंतरिक्ष में ठहर सकती है, फिर इसकी वापसी की उड़ान शुरू होगी, यानी करीब 6 घंटे में आपको शादी करके वापस आ जाना होगा। इस स्पेसशिप के लिए खास तौर पर तैयार किए गए स्पेस बलून का आकार एक फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है, जिसमें स्पेस तक की उड़ान के लिए 30 मिलियन क्यूबिक फीट गैस भरी जाएगी। इसके बाद इस बलून की मदद से स्पेसशिप को समंदर के किनारे बने लॉन्च पैड या फिर समंदर में मौजूद जहाज से स्पेस के लिए छोड़ दिया जाएगा। स्पेस वेडिंग के लिए यह शिप 2 घंटे में धरती से करीब 1 लाख फीट की ऊंचाई पर पहुंचेगा। इवेंट खत्म होने के बाद यह स्पेसशिप उतरना शुरू होगा और समंदर में तय लोकेशन पर लैंड कर जाएगा, जिसके बाद इसमें बैठे यात्रियों को एयरलिफ्ट करके पास में मौजूद शिप पर ले जाया जाएगा। स्पेस की यह पूरी ट्रिप करीब 6 घंटे की होगी। कंपनी का दावा है कि सिर्फ स्पेस वेडिंग ही नहीं बल्कि स्पेसशिप की बुकिंग कॉर्पोरेट इवेंट और बर्थडे जैसे सेलिब्रेशन के लिए होगी। और कहा यह भी जा रहा है बॉस, आप कहेंगे 8 करोड़ में कौन जाएगा, कहा जा रहा है कि 2024 के लिए फुल हो गया है। कैसे बुकिंग होगी और क्या क्या और होगा, यह आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद बताता हूं। तुरंत आ रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि अब अंतरिक्ष में शादियां हुआ करेंगी, लेकिन अंतरिक्ष में शादी की सुविधा को शुरू करने वाली कंपनी स्पेस पर्सपेक्टिव का दावा है कि स्पेस वेडिंग की बुकिंग करने वालों की लंबी कतार लग चुकी है। 2024 के आखिर में पहली कमर्शियल उड़ान की उम्मीद है और अभी तक 1000 टिकट बिक चुकी है। करीब 80,000 रुपए देकर टिकट बुक कराया जा सकता है। कंपनी की वेबसाइट है spaceperspective.com, जिस पर टिकट की बुकिंग चल रही है। स्पेस वेडिंग की डिमांड इतनी हाई है कि स्पेस पर्सपेक्टिव के स्पेसशिप की 2024 की बुकिंग फुल है और अब 2025 के लिए बुकिंग की जा रही है। तो ये हाल है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार ओपिनियन इंडिया का।